of the chapter the living world. We will continue with the same chapter. Okay, so here is our first topic. What does it say? Diversity in the living world. So students, what does this word diversity means? Differentiation. Differentiation. Anyone else wants to answer? अच्छा, सिंपली हम इसको बोल सकते हैं वैरायटी. वैरायटी, वेरी गुड. ओके, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है? लिविंग वर्ल्ड में जो वैरायटी है. सो स्टूडेंट्स, अर्थ सरफेस पर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे डिफरेंट है कि नहीं? अलग अलग स्पीसीज के हैं. सो दिस लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी. समझ में आया? The term biodiversity means what? It means entire number types of living organism present on the earth surface. So biodiversity includes all living organisms present on earth surface, whether it is bacteria, it is protista, it is a fungi, whatever it is, all together come under biodiversity. समझ में आया? देखो. Yes, sir. And now comes the problem. अगर अर्थ सरफेस के ऊपर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे वैरायटी के, अगर हम एक एक करके स्टडी करना चाहेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, राइट? सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके वजह से अपना स्टडी जो है इजी हो जाए. क्या है वो प्रोसेस? एंड दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. If we can classify these organisms into groups, अगर हम ग्रुप्स बना लेते हैं तो स्टडी करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. ठीक है? सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन. मतलब क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, ये समझते हैं. आइए. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस ऑफ स्टडी. जैसे कि मैंने बोला, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली हम स्टडी नहीं कर पाएंगे. ठीक है? तो इसीलिए हमने क्या किया? ग्रुप्स बना दिए. कैसे ग्रुप्स बनाए? डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलरिटीज. जो जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखे हमको, उनको हम एक ग्रुप में डाल दिए. ठीक है? तो ऐसे करके हम सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिए. इसमें क्या हो गया? कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, मतलब अपना स्टडी जो है इजी हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या है लिखा है? देखो, नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन. नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन. स्टूडेंट्स, आपने तो क्लास 10 में आपका डिलीट हो गया था. इवोल्यूशन, द वर्ड इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, दे आर इंटरलिंक्ड. ओके, एंड वी विल टेक एन एग्जांपल टू शो दिस. इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन कैसे इंटरलेटेड हैं, इसको हम शो करेंगे. देखो, लेट मी क्लियर द स्लाइड फर्स्ट. सपोज एक ग्रैंडफादर है. ठीक है? उसके दो सन्स हैं, सन एक्स एंड सन वाई. एक्स के भी दो बच्चे हैं, S1 S2. वाई के भी दो बच्चे हैं, लेट अस से P1 P2. ठीक है? तो ये हो गया ग्रैंडफादर, उसके दो सन्स एक्स वाई के दो सन्स, एक्स के S1 S2, वाई के P1 P2. नाउ टेल मी, S1 और S2 के बीच में क्या रिलेशन है? ब्रदर्स, राइट. एंड P1 P2 के बीच में क्या रिलेशन है? ब्रदर्स. मैं अगर पूछूं S1 और P1 के बीच में क्या रिलेशन है? S1 और P1, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कजन, राइट. ओके,
Now the question is, if we compare the similarity among S1, S2 and S1 P1, किसमें ज्यादा सिमिलरिटी होगा बोलो? S1 S2 S1 S2 इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी होगा आज कंपेयर टू S1 एंड P1। ठीक है बच्चों, S1 S2 के बीच में इतना सारा सिमिलरिटी क्यों है? क्योंकि दे हैव एन एंसेस्टर इन द रिसेंट पास्ट, दैट इज X। दोनों का पेरेंट जो है सेम है। ठीक है बच्चों, S1 और P1, S1 और P1 को देखो, S1 और P1 के बीच में भी रिलेशनशिप है। क्या है? कॉजिन। इसीलिए उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी भी होगा, थोड़ा सा सिमिलरिटी तो होगा ना, बीइंग अ कॉजन। ठीक है लेकिन आज कंपेयर टू S1 S2, S1 P1 के अंदर उतना सिमिलरिटी नहीं होगा। अच्छा, S1 P1 के अंदर थोड़ा सा भी जो सिमिलरिटी है वो क्यों है बोलो? क्योंकि इन दोनों का जो ग्रैंड पेरेंट है वो सेम है। ठीक है रिसेंट पास्ट में ना ही सही, रिमोट पास्ट में तो कोई एक लिंक है दोनों के बीच में, दैट इज देयर ग्रैंडफादर। ठीक है तो इवोल्यूशन भी ऐसे ही हो रहा है। इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? एक सेल से स्टार्ट हुआ अर्थ सरफेस में, सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ था लाइफ ऑन अर्थ सरफेस। धीरे धीरे डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ। ठीक है इवोल्यूशन होता गया और आज के डेट में हम जितने वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं सारे बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो, ह्यूमन, चिंपांजी, ओरंगोटन, बब्बन, गोरिल्ला, ये सब एक जैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं कि नहीं? इनके बीच बहुत सारा सिमिलरिटीज है, मानते हो कि नहीं? अच्छा, इन सब के बीच में इतना सारा सिमिलरिटी क्यों है? क्योंकि दे ऑल हैव हैड अ कॉमन एंसेस्टर इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है पास्ट में एक ह्यूमन जैसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें से हम चिंपांजी, बब्बन, गोरिल्ला ये सब इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए हम लोगों के बीच बहुत सारा सिमिलरिटी है। ठीक है तो जिनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा तो उनको हम एक एक ग्रुप में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? अगर हम ग्रुप करना चाहेंगे S1 एंड S2 दोनों को एक ग्रुप में डालेंगे, है कि नहीं? एंड P1 एंड P2 इन दोनों को एक ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि S1 S2 के बीच में बहुत सारा सिमिलरिटी है, P1 P2 के बीच में बहुत सारा सिमिलरिटी है। अगर हम दोनों को किसी ग्रुप में डालना चाहेंगे, दोनों के बीच में भी सिमिलरिटी है ना, तो एक लार्जर ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर इन दोनों को प्लेस कर देंगे। तो ऐसा होता है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बीच में रिलेशन। ठीक है ओके तो क्लासिफिकेशन में से हमको क्या नॉलेज मिलता है? सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन का नॉलेज मिलता है। और क्या मिलता है? डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। बच्चों व्हेन वी हैव अ रेडीमेड सिस्टम, ठीक है सपोज कल को हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, एनी न्यू ऑर्गेनिज्म, सपोज वी फाउंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग, सपोज न्यू ऑर्गेनिज्म एक्स, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मिल गया जिसके बारे में हमको पता नहीं है, कैसे पता करेंगे बोलो? हमारे पास अगर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम हो जिसमें सारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड हो, सपोज इस ऑर्गेनिज्म के पास 6 लेग्स है। ठीक है कितने लेग्स है? 6 लेग्स है। तो हम इसको कौन से ग्रुप में डालेंगे बोलो? स्पाइडर, इंसेक्ट्स में डाल देंगे, है कि नहीं? तो हमको पहले से पता है जितने सारे इंसेक्ट्स हैं उनके पास 6 लेग्स है। ये सिंपल एग्जांपल है, जितना मतलब टेक्निकल एग्जांपल नहीं है, नॉर्मल सा एग्जांपल है। हम लोगों को पता है इंसेक्ट्स के पास 6 लेग होते हैं, तो हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया जिसके पास भी
6 लेग्स हैं, तो उसको हम डायरेक्टली किस में डालेंगे, इंसेक्ट्स के ग्रुप में। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा तो हम इजीली कंपेयर करके एक नया ऑर्गेनिज्म को उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में डाल पाएंगे। समझ में आया? सो डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. ओके भाजी मतलब है ना, हीरोइन बोल रहा हूँ। ओके, देखो न्यू टॉपिक आ गया, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बच्चों, सिस्टमैटिक्स क्या है? Systematics, the term was coined by Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus was the man who first coined the term systematics. Then what is systematics? Systematic is the arrangement of organisms based on their unique properties. The systematic is nothing but a process of classifying organisms. Okay, or you can say a branch of science that deals with classification of organisms as well as establishing a relationship among themselves. समझ में आया बच्चों? So systematics this is a branch of science that deals with classification, right? And what are the processes that come under systematics? They are identification, classification and nomenclature. ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं ये आते हैं सिस्टमेटिक्स के अंदर। अच्छा, हमको एक एक करके समझना है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है एंड नोमेनक्लेचर क्या है। देखिए, these are the three basic processes of systematics. First is identification. So as I said earlier, like that organism X, we found a new organism X which resembles with insects. बच्चों, हमको पहले से एक नोन ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के बारे में पता है, we have a known group and we found a new organism which resembles to the known group. ठीक है, तब उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, हम उसको भी इंसेक्ट्स बोल लें। हम एक्स को इंसेक्ट बोले, क्यों बोले? क्योंकि इसके पास 6 लेग है और हमको पहले से पता है सारे इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म? Suppose we found a new organism, we will first describe its features. इसके पास क्या क्या फीचर्स है, कितने लेग्स हैं, इसके पास विंग्स है कि नहीं, इसका हाइट क्या है, हाउ डज इट मूव, क्रॉल कर रहा है, उड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये सारे फीचर्स पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद हमको पता चल जाएगा ये कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा। तो ये हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में डालेंगे, फिर हो जाएगा क्या चीज, क्लासिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरी में हम उसको डाल देंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अरे हम उसका मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी आप लोगों को पता है, मॉर्फोलॉजी मींस द एक्सटर्नल अपीयरेंस, द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम सारे एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करेंगे, उस नए ऑर्गेनिज्म का सारे एक्सटर्नल फीचर्स स्टडी करेंगे। एंड once we are done with the studying part, we will try to compare it with the known groups. known group के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जिसके साथ उसका सिमिलरिटी बैठा उसी ग्रुप में उसको डाल देंगे। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आखिर में क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। बच्चों, नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अरे एक नया ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, पहले हम उसका नामकरण करते हैं कि नहीं, कुछ भी एक नाम देते हैं। वैसे ही एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, उसको भी हम एक मतलब यूनिक नेम देंगे, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट a particular organism is known by the same name all over the world। बच्चों, नॉर्मल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो। बच्चों मैंगो को हम उड़िया में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आंबो। आंबो। एग्जैक्टली, उड़िया में आंबो बोलते हैं, हिंदी में उसको आम बोलते हैं, राइट। तो तेलुगु में कुछ और होगा, तमिल में कुछ और होगा, ठीक है, कन्नड़ में कुछ और होगा। तो देखो, एक ही कंट्री में एक ही चीज का कितने सारे नेम्स हैं, तो दिस विल कॉज कंफ्यूजन, राइट। तो नोमेनक्लेचर क्या करता है? इट असाइंस अ यूनिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट it is known to the entire world with the same name, ठीक है, by the same name। जैसे मैंगो का बच्चों साइंटिफिक नेम क्या है पता है? मैंगीफेरा इंडिका। एग्जैक्टली। मैंगीफेरा इंडिका। बच्चों मैंगीफेरा इंडिका अगर हम बोलेंगे, किसी भी कंट्री का आदमी इसको पहचान पाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, ब्राजील, wherever you go, everyone will identify mango by the name Mangifera indica but not with the local names, ठीक है। इसीलिए नोमेनक्लेचर करना जरूरी है। समझ में आया सबको? यस सर। नाउ a very important point related to systematics। बच्चों जैसे हमने कहा, सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं? आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये सबके अलावा एक और चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो भी स्टडी करता है सिस्टमैटिक्स। समझ में आया बच्चों? we will use systematics and another term is there, that is taxonomy, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको। एक हो गया सिस्टमैटिक्स, दूसरा है टैक्सोनॉमी। दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। ये मतलब देखने के लिए एक जैसे टर्म्स हैं, लेकिन उनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। व्हाट इज दैट डिफरेंस? Systematic takes into account evolutionary relationship among the organisms, however taxonomy does not, ठीक है। टैक्सोनॉमी इवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ क्या करता है? these three things, what? Identification, classification and nomenclature processes is taken into account by taxonomy। taxonomy does not take into account evolutionary relationship। टैक्सोनॉमी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। समझ में आया? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। देखो नाउ कम्स, जैसा हमने बोला नोमेनक्लेचर करना जरूरी है, ठीक है। एंड हियर कम्स द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर। हम कैसे नेमिंग करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, and the process is termed as binomial nomenclature। बच्चों binomial nomenclature, what does it mean? Bi means what? Bi का मतलब क्या है? टू। right?
नोमियल कम्स फ्रॉम नेम्स। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नेम से जानेंगे, मतलब वी विल प्रोवाइड टू नेम्स टू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दुनिया में हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो नाम से, हर किसी का नाम दो नाम से रखा है, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। ह्यूमन का ले लो, होमो सापियंस। टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। सो वीट का ले लो, ट्रिटिकम एस्टिवम। कैट का फेलिस कैटस, लियोपार्ड का पैंथेरा पार्डस। ऐसे करके जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास दो दो नेम्स हैं, ठीक है। एंड लेट अस नाउ सी हाउ वी गिव these two names। बच्चों ये चीज भी याद करना जरूरी है। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनायस। Okay, systematic term was coined by Carlos Linnaeus, and the process of binomial nomenclature was also given by Carlos Linnaeus। ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने बोला हर किसी ऑर्गेनिज्म को हम दो नाम देंगे। दो नाम में से पहला वाला नाम को बोलेंगे हम जेनेरिक नेम, दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे आप सबके पास दो नेम्स है ना, एक हो गया आपका नेम, दूसरा हो गया सरनेम, राइट। वैसे ही साइंटिफिक नेम का दो पार्ट होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंगीफेरा इंडिका। बच्चों मैंगीफेरा यहाँ पे जो लिखा है दिस इज अ जेनेरिक नेम, एंड द इंडिका व्हिच इज रिटन हियर इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ अ साइंटिफिक नेम। समझ में आया? एंड दिस जेनेरिक नेम represents genus of an organism, and this specific epithet represents what? Species of the organism। genus and species के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। these are the taxonomic categories, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। the first one is called generic name and the second one is called specific epithet। अच्छा बच्चों, आई राइट होमो सैपियंस, ये ह्यूमन का नाम है, ठीक है, होमो सैपियंस। सो हियर होमो इज व्हाट एंड सैपियंस इज व्हाट? होमो is genus। जेनेरिक नेम एंड द सैपियंस इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स देखो, पी का पाइजम सटाइवम, व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, इंडियन फ्रॉग का राना टाइग्रिना, कैट का हो गया फेलिस कैटस, डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, ह्यूमन का होमो सैपियंस, ठीक है। ऐसे करके नेमिंग हुआ है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक डिस्कवर हुए हैं सबका नेमिंग हो गया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वी हैव डिस्कवर्ड 1.7 to 1.8 million living organisms have been discovered till now, okay। एंड सबको एक एक यूनिक नेम दिया गया है जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes sir। नाउ कम्स, अभी हम जो पढ़े बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स, मतलब हम कैसे लिखेंगे ये रूल्स। वी हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, राइट, in order to name someone or name some living organism। अच्छा बच्चों, the rules for binomial nomenclature were initially framed by Carlos Linnaeus। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कार्लोस लिनास ने ही पहले प्रपोज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पूरा सिस्टम उसी ने दिया था, ठीक है। तो रूल्स भी उसने बनाया था। क्या क्या रूल्स बनाया था पढ़ेंगे आगे। सो कार्लोस लिनास ने मतलब गाइडलाइंस बना दिए
वो गाइडलाइंस बना दिए इन ऑर्डर टू गिव साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन आज के डेट में वी डू नॉट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ कार्लोस लिनेस। कार्लोस लिनेस का सारा रूल हम नहीं फॉलो करते। हम किसका रूल फॉलो करते हैं? न्यू कोड्स हैव बीन मेड, these are modern codes, okay, ICBN and ICZN, these are the new codes। बच्चों ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर हम किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं तो कौन सा कोड हम फॉलो करेंगे? सर ICBN। ICBN, और किसी अगर एनिमल का कर रहे हैं तो हम ICZN। ICZN का रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दीज टू कोड्स आर फॉलोड व्हाइल नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स nowadays, but the rules were initially framed by Carlos Linnaeus। चलो देखते हैं व्हाट आर द रूल्स। अच्छा, दीज आर द रूल्स। द फर्स्ट रूल देखो, पहला रूल क्या है? द नेम्स आर जनरली इन लैटिन, names are generally in Latin language, okay, and written in italics, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो लैटिन लैंग्वेज है, दिस इज अ डेड लैंग्वेज, दिस इज अ डेड लैंग्वेज। बच्चों ये यूरोप का एक डेड लैंग्वेज है, मतलब आज के डेट में ये यूज में नहीं, ठीक है। तो इसका जो लिटरेचर है, लैटिन लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, उसके सारे वर्ड्स, सारे जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर, लिटरेचर ही बोलते हैं ना, लिटरेचर आज के डेट में प्रिजर्व है, ठीक है। अरे कोई वर्ल्ड में कोई भी मतलब कोई भी कम्युनिटी लैटिन वर्ड नहीं, मतलब लैटिन लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिजर्व होके है ना, ये प्रिजर्व्ड है। तो इसी प्रिजर्व्ड लैंग्वेज को हम यूज करते हैं फॉर साइंटिफिक नेमिंग, हम इसी को यूज करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम नामकरण करने जा रहे हैं, we will directly pick words from this Latin language, and if you do not find a suitable word from Latin language, we make our local language Latinized, ठीक है। सो एक चीज याद रखना, साइंटिफिक नेम जो है ये या तो लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है या फिर किसी भी वर्ड को लैटिनाइज करके लिखते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई भी एक चीज डिस्कवर हुआ, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ जिसका लोकल नेम है, लेट अस से क्या बोलेंगे, उड़िया का कोई बर्ड का नाम बोलो, सपोज कोयली, ओके, ऑल ऑफ यू नो कोयली, कक्कू, ठीक है। Yes, दिस sir। इज अ लोकल लैंग्वेज इन ओडिया, ठीक है, फॉर कक्कू। अगर हम इसका साइंटिफिक नेमिंग करने जा रहे हैं लेकिन हमको सुइटेबल लैटिन वर्ड नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसी नेम को मॉडिफाई कर देंगे, मतलब लैटिनाइज्ड कर देंगे। कैसे? जैसे कोयलिया, ठीक है, कोयलिया, तो ये मतलब सुनाई दे रहा है ना लैटिन लैंग्वेज की तरह, ठीक है। ऐसे करके नेमिंग होता है। Yes, sir। एंड दीज आर रिटन इन इटैलिक्स। बच्चों आपने सबने कंप्यूटर यूज किया होगा, एक इटैलिक फॉन्ट होता है जो ऐसे बेंड करके लिखते हैं, ठीक ना, एंड दीज आर ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स। तो पहला रूल समझ में आ गया। अभी देखते हैं दूसरा रूल। सेकंड रूल सेज द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस, पहले बता चुका हूं, एंड द सेकंड रिप्रेजेंट्स स्पीसीज, ठीक है। जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स जीनस एंड द स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट्स स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, इसमें जीनस हो गया होमो एंड सैपियंस इज द स्पीसीज। समझ में आया? ओके, Yes, sir। लेट अस सी द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है? देखो,
when handwritten both the words are underlined separately, and if printed they are printed in italics. ठीक है, अगर हम कंप्यूटर में कुछ नाम लिख रहे हैं तो उसको हम इजीली इटैलिक बना सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी लिखा होमो सापियंस, तो क्या मैं उसको इटैलिक फॉन्ट में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ ना। नो सर। कोशिश कर सकता हूँ लेकिन सही से नहीं दिखेगा। इसीलिए हैंड रिटन नेम्स के लिए क्या रूल है? वी विल अंडरलाइन बोथ द वर्ड्स सेपरेटली, मतलब होमो को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सैपियन को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये तीसरा रूल सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस, जीनस का जो पहला वर्ड है उसको हम क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज मेड कैपिटल लेटर, ठीक है, व्हाइल स्पीसीज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर। यहाँ पे देखो, होमो सापियंस का जीनस कौन सा है? होमो इज द जीनस, राइट, सापियंस इज द स्पीसीज। जीनस का पहला लेटर एच, देखो एच कैपिटल में है कि नहीं? एच इज इन कैपिटल। बाकी सारे जो लेटर्स है देखो सारे स्मॉल लेटर्स है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स। स्पीसीज का पहला लेटर कैपिटल में नहीं होगा, ये स्मॉल में होगा, ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, चलो, sir. अगर हम कैट का लिखेंगे बच्चों, कैट का साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस, तो फर्स्ट लेटर आई मेड कैपिटल एफ, फेलिस, बाकी सारे जो है स्मॉल लेटर, फेलिस कैटस। तो एफ इज कैपिटल, इज अ कैपिटल लेटर एंड इट दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, अंडरलाइन कर लिया। पहला वर्ड जो है इसको हम जीनस बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे स्पीसीज, एंड दीज आर इन लैटिन लैंग्वेज। ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए? Yes, sir. यस सर। Okay, so these are the rules we follow while writing scientific names. तो आप लोग घर में ट्राई करना, मतलब लिखने की कुछ साइंटिफिक नेम्स, एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं। ओके, नाउ कम्स द एडवांटेज ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बच्चों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का एडवांटेज क्या है? मतलब इसका फायदा क्या हुआ? देखो, first point we have already discussed, there is a single specific name for every species। सारे स्पीसीज के लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है, लेकिन लोकल नेम देने से क्या प्रॉब्लम होता था? मतलब लोकल नेम देने से क्या प्रॉब्लम होता था? एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नेम्स बनते थे, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम देने से क्या हुआ? उस ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नेम बन गया, जिस नाम से उसको पूरा दुनिया पहचानेगा, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? यस सर। all organisms irrespective of their utility have been provided scientific names। बच्चों ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करो। आप लोग घर में बहुत बार ऐसे कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे जिसका नाम किसी को भी नहीं पता, ठीक है। हम लोग घर में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स देखते हैं जिसका मतलब कुछ भी नाम नहीं है, आप किसी से भी पूछ लो उसका नाम नहीं बता पाएगा, सिर्फ बोलेगा एक पोको है उड़िया में, या फिर कुछ एक इंसेक्ट्स है कि कुछ एक कीड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम पता होगा क्या? नहीं होगा। तो क्यों नहीं है? उस अननोन ऑर्गेनिज्म का नाम क्यों नहीं है? बोलो बच्चों। पहले जब ह्यूमन, ये सारा जो नेमिंग किया हुआ है ह्यूमन ने किया हुआ है, राइट।
तो ह्यूमन के इंटरेक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स आए या फिर ह्यूमन के यूटिलिटी में यूज में जो ऑर्गेनिजम्स आए, ह्यूमन ने क्या किया, बस उन्हीं का नामकरण किया। ठीक है, ह्यूमन, देखो काउ, बफेलो, गोट, डॉग, कैट, दीज आर क्लियरली नेम्ड, राइट। इनका मतलब नोमेनक्लेचर हो चुका है लोकल लैंग्वेज में ही, सही हुआ है कि नहीं? क्यों हुआ है? क्योंकि ये सारे जो एनिमल्स है ये ह्यूमन के यूटिलिटी में आते हैं। ठीक है, और वो जो अननोन इंसेक्ट्स हैं वो तो ह्यूमन की यूटिलिटी में नहीं आते हैं, मतलब ह्यूमन उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए दे रिमेन अननेम्ड, उनका कुछ नामकरण नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बायनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर साइंटिफिक नेमिंग आने के बाद क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज यूजफुल टू ह्यूमन और नॉट, इट विल बी गिवन अ साइंटिफिक नेम। ठीक है, whether it is of utility or not, it will be given a unique name or a scientific name। समझ में आया? ये हो गया एडवांटेज। साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वर्ल्ड में कहीं भी जाओ साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेड होगा, लोकल नेम नहीं होगा एक्सेप्टेड। ठीक है, सो दीज आर द Yes, sir. advantages of binomial nomenclature। Now, as I said earlier, while we were studying taxonomy, sorry, systematics, I said taxonomy, right? So taxonomy Yes. is a branch of science that deals with the process of classification। बच्चों ये सिर्फ क्लासिफिकेशन में मतलब रखता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में नहीं। इसका काम है सिंपली क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्लासीफाई करना है तो और भी दो चीजें करने पड़ेंगे, क्या है वो? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, जब भी आएंगे एक साथ आएंगे, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसका नामकरण करना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, एंड अगेन कार्लोस लिनायस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लोस लिनायस is regarded as the father of taxonomy। ठीक है, Yes, sir. ओके। ओके, तो कार्लोस लिनास ने जो टैक्सोनॉमी का जो सिस्टम बनाया था वो पुराना हो गया ना, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। मतलब दैट वाज ancient form of taxonomy is called classical taxonomy, but nowadays the scientists have developed what? Modern taxonomy or modern taxonomic studies। बच्चों मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है, इट टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट आर द थिंग्स, structure of cell, internal structure, developmental process, ecological information, all these। However, the classical taxonomy that was formed by Carlos Linnaeus, that was taking into consideration only morphological characteristics। ठीक है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखता था वो। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देखता था। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनोमिस्ट क्या करते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं जिसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर देखता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रायो किस किस मतलब कैसे कैसे डेवलप होता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब उसका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहता है, एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है या फिर एरियल है। ठीक है, दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय मॉडर्न टैक्सोनोमिस्ट्स। ठीक है, ओके। नाउ कम्स टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। बच्चों
क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते ही उसका क्लासिफिकेशन तो नहीं कर पाएंगे ना। वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स एंड द हायरार्की ऑफ दीज स्टेप्स, the hierarchy of these steps is known as taxonomic hierarchy, and each step in the taxonomic hierarchy is called a rank or a category. एग्जाम्पल लेने के बाद ये वाला चीज मतलब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो, so classification is obviously not a single step process, right? Many steps are involved and these steps are sequence wise steps. जैसे कल मैंने बोला था स्कूल का हायरार्की, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, ऐसे करके हायरार्की है ना। तो किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, वी आल्सो form a hierarchy of steps, and this hierarchy is known as a taxonomic hierarchy, and each step in this hierarchy is called a rank or category. each step को हम क्या बोलेंगे? a rank or a category. आगे ये वाला चीज और भी क्लियर होगा, डोंट वरी। ओके, एक और चीज याद रखना इधर, each category is referred to as unit of classification and is commonly termed as taxon. ठीक है, each category को हम क्या बोलेंगे? taxon बोलेंगे, जिसका प्लूरल है taxa. Don't worry, these are some new terms. We will understand it well while taking examples. Okay, here comes the taxonomic hierarchy. This जो sequence of steps हम बोल रहे थे ना, वही चीज taxonomic hierarchy. बच्चों, taxonomic hierarchy is the system of arranging taxonomic categories in a descending order. descending order में हम अरेंज करेंगे। अरे स्कूल का हायरार्की देखो, सबसे टॉप में डायरेक्टर, उसके नीचे प्रिंसिपल, उसके नीचे टीचर, उसके नीचे क्लर्क। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बना ना स्कूल का हायरार्की का, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे टॉप रैंक पे डायरेक्टर, ठीक है, एंड मुंह देखा भी। No, video started. Okay, so this is the descending order of hierarchy. वैसे ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की का भी हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। देखो यहाँ पे है, देखो, सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे ऊपर क्या है? किंगडम, सबसे ऊपर है किंगडम। बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दीज 7 कैटेगरीज। किंगडम, किंगडम के नीचे है फाइलम और डिवीजन, उसके नीचे है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। हाउ मेनी आर देयर? 7 कैटेगरीज। बच्चों, आप सबको ये याद रखने हैं। These 7 categories are to be remembered clearly. देखो, सबसे ऊपर कौन है? किंगडम, एंड ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सबसे ऊपर है किंगडम, उसके नीचे है फाइलम और डिवीजन। बच्चों, यहाँ पे जो फाइलम और डिवीजन लिखा है, अगर हम किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वी विल यूज फाइलम। अगर किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, देन वी विल यूज डिवीजन। समझ में आया? Yes, sir. ओके, ओके, सो डिवीजन, उसके नीचे आया क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, देन स्पीसीज। बच्चों, लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा बना? स्पीसीज इज द लोएस्ट यूनिट एंड द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। ठीक है, एंड दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर वी फॉर्म व्हाइल क्लासिफाइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सीक्वेंस सब याद कर लो, ये सीक्वेंस पूरा याद कर लो सब।
अभी याद करो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, यहाँ पे देखो, all members of taxonomic categories, all members of taxonomic categories possess some similar characters. ठीक है, possess some similar characters. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई भी एक कैटेगरी ले लो, कैटेगरी स्पीसीज का लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, सपोज एक स्पीसीज है, क्या चीज, सापियंस, अभी पढ़े हम सापियंस। सापियंस किसका स्पीसीज है? ह्यूमन का, राइट। तो सापियंस के अंडर जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जितने सारे ह्यूमंस है, सब में सिमिलरिटी है कि नहीं? यस सर। हाँ, वैसे ही फेलिस, कैटस, फेलिस हो गया जीनस, कैटस हो गया स्पीसीज। तो कैटस जो स्पीसीज है उसके अंदर जितने भी कैट्स है ऑल आर सिमिलर, राइट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, all members of taxonomic categories possess some similar characters. Obviously they possess some similar कैरेक्टर्स। okay, अच्छा। and maximum similarity occurs in species. सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहाँ पे मिलेगा? स्पीसीज पे मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। एंड जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब स्पीसीज से लेकर किंगडम की ओर अगर हम चलते हैं, द सिमिलरिटी विल रिड्यूस और विल डिक्रीज इन ईच स्टेप। ओके, तो सिमिलरिटी कम होता जाएगा। स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी एंड द सिमिलरिटी डिक्रीजेस विथ राइज इन हायरार्की। विथ राइज इन हायरार्की मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलरिटी क्या होगा? कम होता जाएगा। तो बच्चों बोलो, किंगडम और स्पीसीज के अंदर, मतलब किंगडम और स्पीसीज के बीच में हम अगर कंपैरिजन करते हैं, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किस में होगा? सर स्पीसीज में। सबसे ज्यादा डिसिमिलरिटी किस में होगा? किंगडम, राइट। में। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते चले, जितना ज्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज में होगा, थोड़ा कम जीनस में होगा, उससे थोड़ा कम फैमिली में होगा, उससे थोड़ा कम ऑर्डर में होगा, उससे थोड़ा कम क्लास में होगा। ठीक है, तो वैसे ही मतलब कम होता जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखने जाएंगे, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस किस कैटेगरी में होंगे? किंगडम या स्पीसीज? किंगडम। किंगडम, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म या फिर सबसे ज्यादा वैरायटी हमको मिलेगा किसमें? किंगडम में। सबसे कम ऑर्गेनिज्म और सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें मिलेगा? स्पीसीज में। समझ में आ गया ये बात? यस सर। ओके, लेट अस टेक अ वेरी गुड एग्जांपल। बच्चों, ये जितने भी सारे टाइगर लाइक ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका हो गया लियोपार्ड, सबका जीनस है पांथेरा, ठीक है। पांथेरा, नीचे लिख रहा हूं स्पीसीज, पांथेरा पार्डोस, पांथेरा टाइग्रिस, ठीक है, एंड पांथेरा लियो। पांथेरा लियो, these are the three species that come under the same genus Panthera. Panthera is the genus जिसके अंडर कितने स्पीसीज हैं? 3, और भी हो सकते हैं, हमने 3 लिया है, पार्डस, टाइग्रिस एंड लियो। बच्चों, पार्डस है लियोपार्ड, ठीक है। टाइग्रिस क्या होता है?
टाइगर एंड लियो है लायन। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है जीनस, थोड़ा ऊपर है जीनस, उसके नीचे है स्पीसीज, राइट। देखो एक स्पीसीज को अगर लेते हैं, लियोपार्ड इज ए स्पीसीज और पारडस इज ए स्पीसीज, तो जितने सारे लियोपार्ड है सब सिमिलर हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। लेकिन एक स्टेप अगर हम ऊपर चलते हैं, पांथेरा, पांथेरा इज द जीनस, एक स्टेप ऊपर हायरार्की में, तो देखो सिर्फ पांथेरा के अंडर कितने सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, लियोपार्ड भी आ गया, टाइगर भी आ गया, लायन भी आ गया। मतलब टाइगर और लियोपार्ड के बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो डिफरेंस बढ़े कि नहीं बढ़े। तो जैसे जैसे और ऊपर हम चलते जाएंगे, जीनस के ऊपर क्या है, जीनस के ऊपर क्या है, फैमिली। फैमिली। अगर हम फैमिली में भी जाएंगे एक स्टेप और, ये जो वैरायटी है ये और भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? दिस इज हाउ यस सर। difference and similarities are there among taxonomic categories. अच्छा, so students, what is the time now? Can anyone tell me? Sir, 10. 11, Sir, 10:57. 10:56. 10:56. Okay, so we have some time to discuss questions. Okay, देखो question answer, we will be doing some NCERT as well as NEET. So first question, here comes the first one. What does ICZN stand for? Tell me. अरे बोलो। इंटरनेशनल कोड फॉर International Course of Zoology, nomenclature. जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल नहीं लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया? फिर देखो Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, ये पता है आप लोगों को? स्टडी बिकम्स इजियर, it is easy to discover a new organism, and it is also easy to establish relationship among organism. All these things happen because of classification. So you can answer this very well. Third देखो, third, can you identify the correct sequence of taxonomical categories? देखो कौन सा सही है, आपको याद करने के लिए बोला था किंगडम फाइलम वाला, कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन Sir, सी, option C. हाँ ऑप्शन सही सही है, ठीक है। स्पीसीज, फिर उसके ऊपर जीनस, और बीच में 2-3 छोड़ दिया है इसने, ठीक है, लेकिन ऑर्डर, फिर आखिर में फाइलम, फाइलम के ऊपर होगा किंगडम। दिस इज द सीक्वेंस बच्चों, मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो 7 कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो 7 कैटेगरीज हैं, इसको आप सीक्वेंशियली याद करना है आप लोगों को। ओके Yes, चलो, sir. ये कुछ हो गए एनसीईआरटी क्वेश्चन। नाउ कम्स सम नीट क्वेश्चंस। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019, सीधा क्वेश्चन आया था, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन? आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट कौन सा है? आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ना वो जो गाइडलाइंस और रूल्स, उस हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, विच इज अगेंस्ट द रूल? बताओ। ऑप्शन डी। अच्छा देखते हैं एक एक करके। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये तो सही है। Sir, option C. एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ऑब्वियसली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 नेम तो देने पड़ेंगे, ये भी सही है। तीसरा देखो, साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी सही है, लैटिन वर्ड में लिखेंगे और उसको इटैलिक में लिखेंगे। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, बच्चों ये वाला गलत हो गया।
जेनेरिक नेम का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। Capital. तो ये दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज nomenclature is governed by certain universal rules. Okay, nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is contrary? Contrary means against, okay, to the rules of nomenclature. इसमें से कौन सा nomenclature के against है? ऑप्शन सी। The names are written in Latin italics, ये सही है। When written and hand names are to be underlined, ये भी सही है। Biological names can be written in any language, ये गलत हो गया। It should be written in which language? Latin. Latin language, तो ये भी सही है। तो correct option is C. Do we have any other? Yes. The third question, this is also from NEET 2019. ये वाला चीज आपके मतलब एनसीईआरटी के बाहर है, नीट में आता है, ठीक है। Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus. बच्चों मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है कार्लोस लिनायस ने दिया था पहली बार, ठीक है। तो उसके हिसाब से कौन सा नेम सही है? बच्चों मैंगीफेरा इंडिका तो हमको पता है मैंगो का, लेकिन यहाँ पे देखो जीनस और स्पीसीज दोनों कैपिटल में है, पहला लेटर, तो ये गलत हो गया। ओके, ये वाला मैंगीफेरा इंडिका सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे कार्लिन लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये है सही आंसर। क्योंकि बच्चों जो लिनायस का सिस्टम था उसमें क्या था, अगर एक टैक्सोनोमिस्ट या फिर कोई भी साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट एक नया ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कर रहा है तो दो नाम तो देगा ही वो, एक जीनस एक स्पीसीज, और आखिर में उस ऑथर का नेम लिखा रहेगा एब्रिविएटेड होके, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिन लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ कार्लोस लिनायस। ओके, कार्लोस लिनायस का जो लिन है दिस इज द शॉर्ट टर्म ऑफ लिनायस, ठीक है। क्योंकि कार्लोस लिनायस ने पहली बार मैंगो का नेमिंग किया था तो उसका नाम आखिर में जुड़ा है। तो ये वाला सिस्टम पहले चलता था, अभी ये डिस्कार्ड हो गया है, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन इज मैंगीफेरा इंडिका एंड लिन। तो समझ में आ गया, ये तीन क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब घर में कोशिश करना और मुझे बताना। दिस इज रिलेटेड टू कैटेगरीज। हाँ बच्चों देखो, यहाँ पे हमने कितने कैटेगरीज पढ़े? 1 2 3 Seven. 4 5 6 7 कैटेगरीज, दीज आर कॉल्ड कैटेगरीज। और हमने यहाँ पे क्या बोला, ईच कैटेगरी इज टर्म्ड एज अ टैक्सॉन। ईच कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज फाइंड आउट करो, टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब टैक्सॉन और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, this is not the end of this chapter, we will study it in offline classes, but in the next class we will start a new chapter, that is a cell, the unit of life. Okay, a very important chapter, we will start in the next class. So students, this is a homework for you. Find out what is the difference between taxon and category. Okay, so thank you guys Thank you, sir. for being patient and Thank listening you, to the sir. lecture. Welcome all.